हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉरियन। दोस्तों, यदि आप लोग 5512 जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये यूपीजीएस स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जो कि हैंड रिटन नोट्स होगा। और ये आज का जो पेपर है वो कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य का पेपर है, पूछा गया पेपर है। इसका निचोड़ निकालेंगे और इससे इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन बन सकते थे वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया था? पहला प्रश्न पूछा गया था, राज्य दिया गया था और उससे संबंधित कुछ उद्योग दिए गए थे। और इसमें ये पूछा गया था कि कौन सा उद्योग किस राज्य से संबंधित, मतलब जिले से संबंधित नहीं है। यहाँ राज्य नहीं होगा, यहाँ पर जिला होगा। ठीक है, जिला दिया था, उससे संबंधित उद्योग दिए गए थे। कन्नौज की बात करें तो आप जानते हैं कन्नौज इत्र उद्योग के लिए फेमस है। खुर्जा की बात करें तो खुर्जा आपका चीनी मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा खुर्जा में केंद्रीय कांच एवं जैविक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये खुर्जा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। खुर्जा है कहाँ पर? खुर्जा आपका बुलंदशहर में है। और बुलंदशहर में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? बुलंदशहर में। और बुलंदशहर में कहाँ पर? ये नरौरा में है, याद रखेंगे। क्लियर है भाई? मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद आपके पीतल का काम या पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर की बात करें, इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? भदोही की बात करें तो गलीचा निर्माण में भदोही प्रसिद्ध है। वहीं सहारनपुर की बात करें तो लकड़ी नक्काशी या लोहे के बांट के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प पलाश को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल की लौ या आग कहा जाता है किसको? पलाश को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम है। ये पलाश को उत्तर प्रदेश में राजकीय पुष्प के रूप में कब अपनाया गया? याद रखेंगे, 4 जनवरी 2011 से पलाश उत्तर प्रदेश का राष्ट्र राजकीय पुष्प है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम जाने तो पूछा जा सकता है राज पशु के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश का राज पशु क्या है? आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का राज पशु बारहसिंगा है। कभी कभी ऑप्शन में बारहसिंगा नहीं होता है, सैंप डियर लिखा होगा, याद रखेंगे। इस बारहसिंगा को दलदली हिरन भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, ये भी ऑप्शन में आ चुका है। ठीक है, साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए, रुसर्बस डबोसेली इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष है, याद रखेंगे। ये जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु में ये जो 2 मछलियां हैं, इसे कहाँ से लिया गया? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपके रूमी दरवाजा से लिया गया। और रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ में है। आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? इस रूमी दरवाजा की हाइट, ऊंचाई की बात करें तो 60 फीट ऊंचा है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह इसको स्वीकृति कब मिली? 1938 को इसको अपनाया गया है। इसके अलावा ये जो 2 मछलियां हैं, ये किस चीज का प्रतीक है? ये पूछा जाता है। क्योंकि मछलियां ली कहाँ से गई हैं? रूमी दरवाजा से। और रूमी दरवाजा बनाया किसने है? अवध के नवाब या लखनऊ के नवाब कहें, आसफउद्दौला द्वारा बनवाया गया। तो ये नवाबों का प्रतीक चिन्ह है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती? ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की नदियां तो आप परिचित होंगे। महानदी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से नहीं रहती है, याद रखेंगे। महानदी की अगर हम बात करें, इसको अगर हम चर्चा में लें तो इसका प्राचीन नाम है चित्रोपदा, याद रखेंगे। महानदी को चित्रोपदा भी कहते हैं। ये जीएस के दृष्टि से इंपॉर्टेंट साबित होगा। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी की अगर हम बात करें, इसका उद्गम सिहावा पर्वत श्रेणी से होता है। सिहावा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये आपका रायपुर है, धमतरी जिले पर पड़ता है और ये आपका छत्तीसगढ़ में है। क्लियर है? महानदी की अगर हम बात करें तो महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट है। महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, याद रखेंगे। भाई हमने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है आपकी महानदी, ये भी याद रखेंगे। और इस महानदी पर बांध है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है, याद रखेंगे।
इसके अलावा ऑप्शन की में जो नदियाँ थी उनको चर्चा में लें तो बेतवा नदी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बहती है। ये आपका इसका संबंध उत्तर प्रदेश से बेतवा नदी का। बेतवा नदी को बेत्रवती भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेत्रवती कहा जाता है बेतवा नदी को, याद रखेंगे। बेतवा नदी निकलती कहाँ से, अगर हम इसकी उद्गम की बात करें तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम से निकलती भारत में भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलती है और ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, याद रखेंगे। फिर ये जो बेतवा नदी है ये भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी और जालौन, हमीरपुर इन जिलों से बहती हुई यमुना नदी पर मिल जाती है। तो बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे। बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी यमुना नदी पर कहाँ मिलती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में मिलती है, कहाँ पर, हमीरपुर में। और ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, ये भी याद रखेंगे। 4 जिलों से होकर बहती है। कौन कौन सा, ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर। हमीरपुर पर ये यमुना नदी पर मिल जाती है, इसको याद रखेंगे। बेतवा नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें चंबल नदी की, चंबल को चमरवाती भी कहा जाता है। इसका उद्गम जनापाव पहाड़ी से होता है और ये है कहाँ पर, महू डिस्ट्रिक्ट, महू इंदौर एमपी में है। जनापाव पहाड़ी, वहां से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और ये मिलती कहाँ है, चंबल नदी यमुना नदी पर कहाँ मिलती है, ये आपके पंचनदा नामक स्थान पर मिलती है जो इटावा से 40 किलोमीटर दूर पर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चंबल नदी को चंबल के बेहड़ों के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक अवनाल का अपर्दन करती है ये उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में, तो याद रखेंगे चंबल। चंबल की कुल लंबाई की बात करें तो 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियां पूछी जाती हैं तो सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। सिप्ता नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। वहीं पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, ये बात याद रखेंगे। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। भाई अगर हम सरयू नदी की बात करें, सरयू नदी आप जानते हैं अयोध्या के किनारे बसा हुआ है, मतलब उल्टा कह गए, सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, ये याद रखेंगे। सरयू नदी की कहानी कुछ अलग ही है, कहाँ से आई है इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल क्या है कि ये पिथौरागढ़ है आपका उत्तराखंड का, ठीक। पिथौरागढ़ से निकलती है काली नदी, ठीक है, पिथौरागढ़ से निकलती है काली नदी और यहाँ पर उत्तराखंड में आपका एक मिलन ग्लेशियर है जहाँ से निकलती है गौरी गंगा। और गौरी गंगा और काली नदी जिस स्थान पर मिलती हैं वो मिलती हैं जौल जीबी पर मिलती हैं टनकपुर में। इसके बाद काली नदी और गौरी नदी मिलने के बाद जो नदी बनती है वो आपकी टनकपुर के बाद उसे शारदा नदी कहते हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक समझते हैं। फिर ये शारदा नदी चलती है, फिर ये ब्रह्मदेव में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फिर ये उत्तर प्रदेश, शारदा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से करती है, पीलीभीत से प्रवेश करती है, एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर ये चलते हुए यहाँ पर सीतापुर में पहुंचती है जब शारदा नदी, तो उधर से एक नदी आती है जिसका नाम है घाघरा नदी या करनाली नदी, ठीक है। सीतापुर में मिलती है शारदा नदी और करनाली नदी, ये घाघरा नदी कहलाती है। फिर ये नदी घाघरा नदी कहलाती है। आगे चलकर ये नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, याद रखेंगे। घाघरा नदी की पश्चिमी शाखा को करनाली कहा जाता है, पूर्वी शाखा को शिखा कहा जाता है। और ये घाघरा नदी का उद्गम बात करें तो ये इसका मामचा चुंगू ग्लेशियर से निकलती है घाघरा नदी। फिर अगेन घाघरा नदी, ये जो दोनों धाराएं मिल जाती हैं और ये उत्तर प्रदेश में बहराइच और लखीमपुर की सीमा पर ये बहती हुई सीतापुर में, फिर यहाँ पर सीतापुर में इस पर एक नदी मिल जाती है काली नदी, ठीक है। आगे चलकर ये नदी सीतापुर के बाद अयोध्या में प्रवेश करती है और इसको अयोध्या में सरयू नदी कहा जाता है, ये कहानी है। फिर ये सरयू नदी आगे चलकर छपरा में गंगा नदी पर मिल जाती है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि मौर्य काल में, देखो जहाँ प्रश्न की जरूरत थी वहां हमने प्रश्न भी रखे ताकि क्वेश्चन क्लिक करे माइंड में, है ना। तो मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था। मौर्य काल में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में इन युद्धों में से कौन सा युद्ध था। पाटलिपुत्र का युद्ध आप जानते हैं, पाटलिपुत्र तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, ये बिहार में है, तो ये तो हो नहीं सकता। मलय केतु का युद्ध भी नहीं हुआ है।
कलिंग का युद्ध आप जानते हैं उड़ीसा में हुआ, राजगीर भी बिहार में। तो इसका राइट आंसर था उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो थोड़ा जान लेते हैं, जो जो जानकारी मिली वो हम देखते हैं। पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें, याद रखेंगे प्राचीन शहर था। ठीक है, पाटलिपुत्र एक प्राचीन शहर था, ये मगध की राजधानी था। पाटलिपुत्र बिहार में है, ये याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को 322 ईस्वी पूर्व में धनानंद को हराकर। ठीक है, ये याद रखिए। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ये अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य वर्सेस कलिंग के राजा के बीच में हुआ था। कलिंग उड़ीसा में। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है जीएस में। ठीक है, राजगीर भी बिहार में है। ठीक है, बाकी एक प्रश्न पूछा गया था कि जो धोबिया समुदाय द्वारा मनाया जाता है धोबिया नृत्य, ये किस क्षेत्र का नृत्य है? नृत्य से ऊपर विशेष के प्रश्न आ रहे हैं, कई बार कर चुके हैं प्रश्न, ज्यादातर रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो धोबिया नृत्य आप जानते हैं कि पूर्वांचल का एक नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। ये नृत्य विवाह व संतानोत्पत्ति के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा हम पूर्वांचल के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य की बात करें जो एग्जाम दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। कटघोड़वा नृत्य की अगर हम बात करें तो ये आपका पूर्वांचल का एक नृत्य, याद रखेंगे कौन सा, कटघोड़वा नृत्य। ये मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। वही कहरुआ नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहरुआ नृत्य कहार समाज द्वारा मनाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाम में आ रहा कहर, कहर का मतलब कहार समाज द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है आपका कहरुआ नृत्य, और ये पूर्वांचल का एक नृत्य है। इंपॉर्टेंट नृत्य है ये भी। गोड़ऊ नृत्य, गोड़ऊ नृत्य पूर्वांचल का नृत्य है, याद रखेंगे। बीच बीच में इसमें क्या होता है, हर बोल बोला जाता है। तो पूछा जा सकता है कि किस नृत्य में बीच बीच हर बोल बोला जाता है, तो गोड़ऊ नृत्य में, और ये आपका पूर्वांचल का एक नृत्य है। नटवरी नृत्य का संबंध पूर्वांचल से है, यादवों द्वारा मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नटवरी नृत्य यादवों द्वारा मनाया जाता है, पूर्वांचल का एक नृत्य है। नटवा नृत्य की अगर हम बात करें तो नटवा समाज द्वारा मनाया जाता है, ये द्वार द्वार जाकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो नटवा नृत्य कहाँ का नृत्य है? पूर्वांचल का एक नृत्य है। ये घर घर या द्वार द्वार जाकर किया जाता है, और ये नटुआ समाज द्वारा किया जाता है। विदेशी नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये विदेश जाते समय किया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा जब उनके पति या विदेश जा रहे होते हैं तो ये विदेशिया नृत्य किया जाता है, नाम ही में विदेशिया है, याद रखेंगे। पूर्वांचल का नृत्य, बाकी नृत्यों के बारे में पहले ही कई क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगला ये प्रश्न पूछा था कि कौन सा कवि है और उनका जन्म स्थान क्या है, ये करा चुके हैं ये प्रश्न पहले भी। लगभग प्रश्न रिपीटेड आ रहे हैं, इतना पढ़ा ना उतने से लगभग 15-16 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं, बचे हुए क्वेश्चन आप कवर हो जाएंगे। अबुल फैजी की अगर हम बात करें, हम लोगों ने डिस्कस किया था अबुल फैजी या अबुल फजल का जन्म कहाँ पर हुआ था, आगरा में हुआ था। इसके अलावा शेख फैजी का भी जन्म, याद रखेंगे, आगरा में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान करा चुके हैं इससे पहले। निहालपुर हमने लिखाया था, वो सेम निहालपुर आया था, और निहालपुर कहाँ है? प्रयागराज में, याद रखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म निहालपुर प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 16 अगस्त 1904 को हुआ था, यह इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी इनकी कृति है, ये भी पूछी जाती है, याद रखेंगे। महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, ये भी प्रश्न करा दिए हैं। वहीं 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। छायावादी युग की ये एक कवित्री थी, इनकी रचना की यामा, याद रखेंगे। यामा के लिए इन्हें 1852 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 18वां, याद रखेंगे। क्लियर है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में, इस बात को भी याद रखेंगे। अगेन महाजनपद से पूछा था कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है, ये पूछा गया था। और इससे पहले जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया था, उसने हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा दिया था। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। इसके अलावा और याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में पूछा जा सकता है आने वाले पेपर में। महाजनपद आप जानते हैं कि कुल 16 महाजनपद हैं। इनका वर्णन जो है अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म में मिलता है, या भगवत सूत्र जैन ग्रंथ में इनका वर्णन किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है। इन 16 महाजनपद में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है। वो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से 8 महाजनपद है, उनकी राजधानी क्या है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सूरसेन की अगर हम बात करें, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। काशी भी हमारा महाजनपद था, इसकी राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, कुशीनगर वही जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। चेदी महाजनपद है उत्तर प्रदेश का। सुक्तिमती इसकी राजधानी है जो बांदा में पड़ता है। कौशल की 2 राजधानियां, अयोध्या में साकेत और श्रावस्ती।
पांचाल की 2 राजधानी क्षेत्र और काम्पेल याद रखेंगे। दरअसल प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये भी याद ही होने चाहिए, इनकी राजधानियां और याद होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है। क्लियर है? हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से पूछा गया था। 2-3 एग्जामों में देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से मतलब उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों से पूछा गया है कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है, या मैचिंग में पूछा गया कि कहाँ पर नहीं है, या कौन सा सुमेलित गलत है। क्लियर है? इस 3-4 प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो हमें सीधा-सीधा सही-सही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है? हम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें, तो ये आपका अयोध्या में याद रखेंगे। खेरिया हवाई अड्डा आपका आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा आपका प्रयागराज में इम्पोर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ऑप्शन में लखनऊ दिया था, गलत पूछा था कौन सा है, तो यही आंसर था। लेकिन आप याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपका वाराणसी में है, और ये आप जानते होंगे। इससे पहले बाबत हवाई अड्डा भी कहा जाता था, ये भी याद रखेंगे। क्लियर है? बाबतपुर हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो ये आपका लखनऊ में है। अमौसी हवाई अड्डा भी इसे कहा जाता है। चकेरी हवाई अड्डा आपका कानपुर में है। सरसाबा हवाई अड्डा आपका सहारनपुर में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भाई अगला प्रश्न पूछा गया था कि किसान कल्याण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा था। पहले तो हमें याद रखेंगे कि ये कब शुरू की गई। ये 6 जनवरी 2021 को लखनऊ से शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दुगनी करना है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा निक्षेप पाया गया है। ठीक, यूरेनियम के निक्षेप पाए गए हैं कहाँ पर? 300 मीटर एरिया में, 300 मीटर चौड़ी चौड़ी एरिया में ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे ये आपका ललितपुर में पाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम ललितपुर के बारे में चर्चा करें कि क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं ललितपुर के बारे में, वो देखते हैं। याद रखेंगे ललितपुर मात्र एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वो भी आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ललितपुर एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वो भी आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ललितपुर है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। ललितपुर की सीमा अगर हम जिलों से बात करें तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है ललितपुर जो सिर्फ और सिर्फ एक जिले के साथ सीमा साझा करता है, वो है आपका झांसी। ठीक है, ललितपुर किस मंडल के अंतर्गत आता है? ललितपुर झांसी मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, ये आपसे पूछा जाए तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। देवगढ़ पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर बना हुआ है, तो ये आपका ललितपुर में है। ठीक है, इसके अलावा महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका ललितपुर में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ललितपुर में इंपॉर्टेंट डैम है, बांध है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखेंगे। रोहिणी बांध कहाँ पर है? ललितपुर में है। जामनी बांध कहाँ पर है? ललितपुर में है। शहजाद बांध कहाँ पर है? ललितपुर में है। गोविंद सागर बांध कहाँ है? ललितपुर में, और ये शहजाद नदी पर है। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट का प्रश्न है। ककरावल जलप्रपात कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। ककरावल जलप्रपात की बात करें तो ये आपका ललितपुर में, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा राजघाट बांध परियोजना कहाँ पर है? ये आपका बेतवा नदी पर राजघाट जलविद्युत परियोजना है, और ये आपका ललितपुर में है। भाई माता टीला बांध की बात करें, बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, जिला पूछा जाए ललितपुर। सहरिया जनजाति कहाँ पर है, कहाँ की है, देखने को मिलती है। सहरिया जनजाति का संबंध ललितपुर से, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बंडिज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो जरी सिल्क साड़ी ललितपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। सोना यहाँ पर खनिज उत्पादन मिलता है, यूरेनियम मिलता है, रॉक फॉस्फेट, प्लेटिनम, डायस्फॉर, बॉक्साइट और तांबा के लिए ये ललितपुर जाना जाता है। क्लियर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है प्रश्न नहीं है, उसी से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट। हमें लगा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला बीट अधिकारियों को क्या नाम दिया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला बीट अधिकारी को शक्ति दीदी नाम दिया है, याद रखेंगे। फिर अगला, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने जन्म पंजीकरण के साथ किस चीज को एकीकृत किया है, तो आप रखेंगे माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप को एकीकृत किया है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बस इतना पूछा गया था। तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय
ओपन यूनिवर्सिटी आपका प्रयागराज में है। ये पहले डीम्ड विश्वविद्यालय था, जिसका स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। फिर एज अ ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में ये 2004 में ओपन यूनिवर्सिटी बनाई गई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। बाकी तो यूनिवर्सिटी रिनाउंड है, हम सब लोग जानते हैं, उनके नाम पर होती हैं और या किसी उस राज्य के, उस जिले के फेमस व्यक्ति पर होगी, है ना, या किसी फेमस इस पे प्लेस पर होगी। लेकिन ये कुछ हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। यदि आपसे पूछा जाए संतोष विश्वविद्यालय कहाँ पर है ना, तो ये अपने आप में एक अलग नाम है। तो संतोष विश्वविद्यालय आपका गाजियाबाद में है, 2007 में ये बना। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान की बात करें तो ये आपका वाराणसी में 1988 में स्थापित हुआ था। नेहरू ग्राम भारती कहाँ पर है? नेहरू ग्राम भारती की बात करें प्रयागराज, 2008 याद रखेंगे। जगत गुरु इंपॉर्टेंट है ये। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ये दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय है। जगत गुरु राम भद्राचार्य, ये आपका चित्रकूट में है, 2023 में स्थापित हुआ था, मतलब ये जल्दी ही बना हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपका प्रयागराज में है। 16 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ था। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय कहाँ पर है? महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की बात करें तो ये आपका आजमगढ़ में है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आपका अलीगढ़ में है, याद रखेंगे। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताना है जिन्हें वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। कितना प्रश्न पूछा गया था, याद रखेंगे, ये आशुतोष भट्टाचार्य थे। ठीक है, आशुतोष भट्टाचार्य जी को 1966 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान किया गया था। अगर इनके जन्म की बात करें, आशुतोष भट्टाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ? वाराणसी में। इतना प्रश्न पूछा था, फिर हमें लगा इनसे रिलेटेड क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से ये पूछा गया है, तो देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के असरार उल हसन को याद रखेंगे। असरार उल हसन क्या है? इनको 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, याद रखेंगे। क्लियर है। 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार असरार उल हसन को मिला, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति, जिनका नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी को 2015 में भारत भारती सम्मान दिया गया, याद रखेंगे। तो भारत भारती सम्मान 2015 में विश्वनाथ त्रिपाठी जी को दिया गया, याद रखेंगे। इनको 2013 में ब्याज सम्मान मिला। इनके संस्मरण व्योमकेश दरवेश के लिए, ठीक है, व्योमकेश दरवेश के लिए इन्हें 2013 में ब्याज सम्मान मिला, याद रखेंगे। फिर इनको 2014 में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का क्या हम बता रहे हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला? 1968 में सुमित्रानंदन पंत को मिला, याद रखेंगे। क्लियर है। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को मिला 1968 में, याद रखेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला नाम याद रखेंगे केदारनाथ, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से। केदारनाथ को 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि किन व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश के किन कवि को या लेखक को 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आप याद रखेंगे केदारनाथ को। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इंपॉर्टेंट है। 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को मिला। इनका उपन्यास परिजात के लिए मिला था। और इनका जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में रामसर साइट कौन सी नहीं है, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों के बारे में जानना है, तो जो जो सही है वो याद रखेंगे। क्लियर है। अगर हम उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में रामसर साइट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है, याद रखेंगे। क्लियर है। कौन कौन सी हैं वो 10 याद रखते हैं। ठीक है, पहली रामसर साइट है आपकी ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश की प्रथम रामसर साइट है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट या रामसर स्थल कौन सा है, तो ये ऊपरी गंगा नदी नहर है। ये 8/11/2005 को इसको डिक्लेयर किया गया था। वहीं सरसई नावा झील, सरसई नावा झील कहाँ है? इटावा में। ये पर्टिकुलर अपने आप में क्वेश्चन है, इसको भी रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो ये 19/9/2019 को बनाया गया। नवाबगंज पक्षी विहार आप जानते हैं, जो आपका उन्नाव में है, ये भी 19/9/2019 को रामसर साइट घोषित की गई।
सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है, ये भी 2019 में की गई। समसपुर पक्षी विहार आपका कहाँ है? रायबरेली में है। समसपुर पक्षी विहार ये 3/10/2019 को ये भी रामसर साइट बनाई गई। क्लियर है? समसपुर कहाँ है, अगर ये याद करें तो एज ए ट्रिक की अगर आप बताएं, वैसे तो ट्रिक से ज़्यादा ना डिपेंड रहा करो, याद होगा, याद कर लोगे, 2-3 बार पढ़ोगे। देखो समझ को आप ले लो समान, ठीक, समझ को ले लो आप समाज, समाज ले लो, समझ का मतलब समाज। और समाज की राय कैसी होती है? समाज की राय बराबर होती है, ऐसे करके, तो राय बराबर का मतलब रायबरेली। तो समझपुर आपका क्या है? रायबरेली। आई होप ये थोड़ा माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ गलत नहीं होगा। समान पक्षी विहार आपका कहाँ? मैनपुरी, ये भी कर सकते हो। सभी मैन कैसे होते हैं? समान होते हैं, है ना? सबके हाथ पैर मुंह सबके बराबर हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी समान होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी 2019 में ये घोषित हुआ था। पार्वती आर्गा पक्षी विहार आपका रामसर साइड है, गोंडा में है, ये याद रखेंगे। सुर सरोवर पक्षी विहार या सुर सरोवर झील भी है, ये आपका आगरा में है, ये भी आपका रामसर साइड है। हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर बैडलैंड जो है आपका, वो आपका मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है, ये 2021 में डिक्लेयर की गई थी। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार आपका 2021 में घोषित की गई, तो ये आपका संत रविनगर में है। बखीरा को आप बोल सकते हो कबीरा, है ना? तो कबीरा मतलब कबीर नगर। इन 10 रामसर साइट हैं, इन 10 रामसर साइट में ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की नवीनतम रामसर साइट कौन सी है? तो बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश की नवीनतम रामसर साइट है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, याद रखेंगे। बाकी रामसर कन्वेंशन पहली बार कब हुआ था? रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पर? ये रामसर शहर में हुआ था। और रामसर शहर कहाँ पर है? ये आपका ईरान में, इस बात को याद रखेंगे। हो सकता है कि प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर स्थल हैं? तो याद रखेंगे, भारत में कुल 91 अभी फिलहाल रामसर साइट हैं, याद रखेंगे। इन भारत में 51 रामसर साइट में प्रथम रामसर साइट किसे बनाया गया था? किसे घोषित किया गया था? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है, 1981 को घोषित की गई थी। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील आपकी उड़ीसा में। भारत की तटीय झील सबसे बड़ी चिल्का झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी चिल्का झील है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक रामसर साइट हैं? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में हैं, 20 हैं। इसके अलावा अगर आपसे वर्ल्ड वाइड भी पूछा जा सकता है, विश्व में सबसे अधिक कहाँ पर रामसर साइट हैं? तो नंबर 1 आपका यूनाइटेड किंगडम में 176 है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है 144, और विश्व में तीसरे नंबर पर भारत है 91, याद रखेंगे। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में नंबर 1 भारत है, याद रखेंगे। रामसर साइट से जितने भी पॉइंट क्लिक कर सकते थे हमारे माइंड में, हमने वो सभी आपको कर दिए हैं। वो अलग है कि किसी पर्टिकुलर राज्य का पूछ दिया जाए तो इतने कहाँ से याद करेंगे, है ना? तो मेन में बिंदु को डिस्कस कर लिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम आईओ बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, याद रखेंगे, के अनुसार 2004 से 5 से लेकर 2014-15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? अच्छा क्वेश्चन है, काफी पुराना डेटा भी है। तो कितनी थी? 3.2% थी, याद रखेंगे। क्लियर है? बाकी अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो ये जो बिंदु हैं कुछ डिस्कस करेंगे, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितना है, ये अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में जितने भी कामगार लोग हैं उनमें कृषि कामगारों की बात करें तो 59.3% है, याद रखेंगे। जिनमें से 30.3% कृषि श्रमिक हैं, वही 29% कृषक हैं, किसान हैं, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? वहीं अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये है कि अगला पॉइंट ये है कि कृषि निवेश पर देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, इस बात को याद रखेंगे। ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। क्लियर है भाई? अगर हम कृषि गणना 2015-16 के अनुसार देखें तो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार
प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत आकार 0.73 हेक्टेयर है, याद रखेंगे। वहीं अगर हम पूरे भारत में देखें तो 1.08 हेक्टेयर है। अकेले उत्तर प्रदेश में 0.73 हेक्टेयर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? कृषि भारत 2024 का आयोजन वृंदावन मैदान में हुआ, और वृंदावन मैदान है कहाँ? लखनऊ में। कन्फ्यूज न करना वृंदावन को मथुरा से। इस सम्मेलन में कृषि भारत 2024 में पार्टनर कंट्री कौन सा था, ये भी पूछा जा सकता है। तो नीदरलैंड पार्टनर कंट्री था, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी राज्य कृषि नीति लागू है, तो 2013 की कृषि नीति लागू है, याद रखेंगे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि करना मुख्य उद्देश्य है, बाकी और भी उद्देश्य हैं, बट ये मेनली उद्देश्य है, याद रखेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, किसके अनुसार? उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 23-24 के अनुसार 2017-18 में, कब की बात कर रहा है? 2017-18 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना था? जीएसडीपी कितना था? ठीक, किसकी बात कर रहा है? प्रति व्यक्ति की। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 96,993 रुपये था। सॉरी, 96,193 रुपये था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भाई अगर हम स्थिर मूल्यों की बात करें, स्थिर मूल्यों पर, यानी कि बेस ईयर कौन सा है? 2011-12 को ध्यान में रखते हुए राज्य का आय अगर हम देखें 2021-22 में, तो बाजार मूल्यों पर अगर हम देखें, जीएसडीपी की बात करें, बाजार मूल्यों पर जीएसडीपी कितना है? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,81,361.32 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का, याद रखेंगे। वहीं अगर हम प्रचलित मूल्य की बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर 19,16,913.42 किलोमीटर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यदि हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें कब? 2020-21 इस स्थिर मूल्यों पर 11-12 के अनुसार जीएसडीपी पर, तो 2020-21 में 61,374 रुपये, इंपॉर्टेंट है। 2021-22 की अगर पूछा जाए तो 70,972, जबकि 17-18 का पूछा जाए तो 96,193, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम के यूपीबीएसएन को किस संगठन ने वित्तीय सहायता दी, ये पूछा गया था। तो विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता दी थी, याद रखेंगे। अब ये यूपीबीएसएन है क्या, इससे भी रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टोर आयोग में, और 1-2 एग्जाम में भी पूछा गया है। पहले तो यूपीबीएसएन की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। उत्तर प्रदेश, बी से आपका भूमि सुधार निगम, याद रखेंगे। यूपीबीएसएन का मतलब है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, इस बात को याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा चुका है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे। स्थापना वर्ष 1978, याद रखेंगे। अब ये जो ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम क्या है, अगर हम इसे हिंदी में समझें तो इसे ऊसर पुनर्ग्रहण प्रोग्राम कहते हैं, कार्यक्रम कहते हैं। ऊसर भूमि को पुनर्ग्रहण करना, मतलब पुनः इसको फर्टाइल बनाना है ना, उपजाऊ बनाना, यह इसका उद्देश्य होगा। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो क्षारीय भूमि की उत्पादकता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये कब लॉन्च हुआ, प्रारंभ हुआ? 1992-93 में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, कौन सा निगम अधिनियम पूछा था? उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम। तो 1959 को ये पारित हुआ, 1959 को पारित हुआ, इतना प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट को जानेंगे, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे वो डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है अगर पूछना चाहेगा वो। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, ठीक है, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पूछा जाए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ये 1947 में पारित हुआ था। क्लियर है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम पूछा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1961, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम, इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम की बात करें तो 1994 में ये पारित हुआ था, लेकिन ये 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम, ठीक है,
कौन सा? संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम की बात करें तो 1916 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की बात करें तो 1987 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपायुक्त अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपायुक्त अधिनियम की बात करें तो ये 1975 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार 2005। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम ये 2004 में पारित हुआ था, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा है, ये मछलियां किसका प्रतीक है? अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 2 मछलियां और एक तीर धनुष है। इस राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 1938 को अपनाया गया, ये भी याद रखेंगे। हमने आपको कई बार बताया है, जब भी ये राजकीय चिन्ह की बात हुई है, हमने आपको बताया कि जो 2 मछलियां ये कहाँ से ली गई हैं। ये 2 मछलियां रूमी दरवाजा से ली गई हैं। और रूमी दरवाजा की बात करें, लखनऊ में आशापुरदौला ने बनवाया। इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है तो 60 फीट, याद रखेंगे। क्योंकि ये रूमी दरवाजा से ली गई है, रूमी दरवाजा आसफुद्दौला ने बनवाया, ये अवध के नवाब थे, तो ये अवध के पूर्व शासकों का प्रतीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अवध के पूर्व शासकों का प्रतीक है 2 मछलियां, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था कि राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है, ये यहाँ पर पूछा था। तो 6 से 7% आच्छादित है, एग्जैक्ट बिटवीन इसके है, ये डेटा दिया था। लेकिन हम एग्जैक्ट देखें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना है? एरिया की बात करें तो 17,384 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। कितना है? 17,384 वर्ग किलोमीटर, ISFR 2021 के अनुसार, ठीक है। और ये इतना एरिया है उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, अगर परसेंटेज के रूप में देखें तो 7.22% है, इस बात को याद रखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश का कुल बनावट की बात करें तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का कुल बनावट है। भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 6.15% है, याद रखेंगे। क्लियर है। तो ये आपका लगभग 6 से 7% के बीच में है, शायद यही पूछा गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति, उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब आई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1952 को पहली वन नीति आई, 1952 को आई। दूसरी वन नीति की अगर हम बात करें तो ये 1998 को आई, ये याद रखेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी वन नीति है, ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2017 की वन नीति लागू है। क्लियर है, ये बात समझ में। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय वन उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम कब आया? 2000 में आया और ये अप्रैल 2001 में लागू हुआ। पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय में, सॉरी, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा प्रश्न ये पूछा गया था कि ये खादर और बांगर मिट्टी हैं, ये आराम से कर सकते हैं। खादर और बांगर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी के 2 उपभाग हैं, ये पूछा था। तो आप जानते हैं खादर और बांगर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, याद रखेंगे। खादर मिट्टी की बात करें तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं, वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। ऐसे पॉइंट भी पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। खादर और बांगर मिट्टी में अगर आपसे पूछा जाए किस मिट्टी की उर्वरक क्षमता अधिक है, शक्ति अधिक है, तो आप कहेंगे खादर मिट्टी की ज़्यादा है। बांगर मिट्टी को अगर हम बात करें, बांगर मिट्टी को दोमट मिट्टी कहा जाता है, मटियार मिट्टी कहा जाता है, भूंड मिट्टी कहा जाता है। इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है। तो ये पूरा सेट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो पढ़ते रहें, इसी तरह से मेहनत करते रहें और हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।